अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर रिकॉर्डिंग दी सॉल्यूशन फॉर समर 25-22 एएस केमिस्ट्री। ठीक है, 9701 हम जो है वो आज ये सॉल्व कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो प्रॉस्पेरिटी एकेडमी, द ग्रेटेस्ट एकेडमी ऑफ द होल वर्ल्ड, इज डूइंग द सॉल्यूशन। चलो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास ये लिखा हुआ है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स made from carbon atoms. Graphite conducts electricity, diamond does not conduct electricity. Name the type of lattice structure present in the crystalline solids diamond and graphite. तो हमारे पास क्या होता है? हम इसमें कहते हैं हमारे पास जायंट कोवलेंट होता है, या फिर आप जायंट कोवलेंट की जगह जायंट मोलेक्युलर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक्सप्लेन हाउ ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज फ्री मूविंग या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, delocalized electrons that can move through the lattice, move through the lattice. ठीक है, explain why diamond does not conduct electricity. It does not have free moving electrons. ठीक है, it does not have free moving electrons. ये आपके पास बेसिक जो है वो 3 मार्क्स आपको यहाँ पे फ्री के दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से इस केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान होता है, एटलीस्ट उसका इनऑर्गेनिक पार्ट तो बहुत ज्यादा आसान होता है। बाकी ये है कि बेटा जो एक सवाल होगा ना वो हमेशा पीरियोडिसिटी से होगा, तो पीरियोडिसिटी सही तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए है, राइट? अच्छा, separate samples of phosphorus 5 chloride and silicon fluorochloride are each added to an excess of cold water. तो इनको दोनों को जो है वो कोल्ड वाटर में ऐड किया गया। तो अगर मैं PCl5 को, विच इज फॉस्फोरस 5 क्लोराइड, इसको अगर मैं ऐड करता हूं इन वाटर, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड बनता है, और मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। मेरे पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी बेसिकली ये रिएक्ट करके दोनों फॉस्फोरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, राइट? इसकी पीएच प्रिडिक्ट करने को आ गई तो यू कैन प्रिडिक्ट द पीएच एज 1। ठीक है, और बैलेंसिंग जो है वो यहाँ पे 5 हो जाएगी क्योंकि 5 क्लोरीन है। सो देयरफॉर आपने इसको 5 कर दिया, और 5 हाइड्रोजन ओवर ईयर, 3 ओवर ईयर, 8 हाइड्रोजन टोटल चाहिए, तो 4 2 8 ये हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड है, फॉस्फोरस भी 1 बैलेंस्ड है, सब कुछ हमारे पास बैलेंस्ड है। बाकी अगर हम सिलिकॉन 4 क्लोराइड को देखें तो SiCl4 को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वाइट पीपीटी आता है, विच इज बेसिकली द मेन कंपोनेंट इन योर सैंड। एंड जो है वो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, राइट? क्योंकि हमारे पास 4 क्लोरीन है तो 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होंगे, और 4H हो गए तो इधर मुझे 2 लगाना पड़ेगा ताकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको क्या बता रहा है। ये जो हम ये रिएक्शन लिख रहे हैं, ये हमें ये बता रहा है कि PCl5 और SiCl4 पानी में डलने के बाद हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। और हाइड्रोलाइज जब करते हैं तो इसका मतलब क्या है? दे आर हैविंग कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, यू शुड नो दिस, कि जब भी आपके पास कोई चीज पानी में डल के हाइड्रोलाइज हो जाए तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। आयोनिक का कैसे पता लगेगा? आयोनिक कैसे पता लगेगा? जब हम उसको पानी में डाल रहे हैं तो उसके फ्री मूविंग आयंस आ रहे हैं, और वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, या मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है कि आपका स्ट्रक्चर जायंट है, और लो मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है कि आपका स्ट्रक्चर सिंपल है। ठीक है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ फॉस्फोरस 5 क्लोराइड एंड सिलिकॉन 4 क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। तो फॉस्फोरस 5 क्लोराइड की जो अपीयरेंस होती है वो व्हाइट सॉलिड होती है। ठीक है, आई बिलीव बहुत सारे लोगों का ये वाला जो है वो पार्ट गलत हुआ होगा, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे आस्क्ड यू फॉर द अपीयरेंस। मतलब इसका कोई केमिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, ये कि आपने लेबोरेटरी में देखे हैं कि नहीं देखे हुए इनको। तो ये याद रख लीजिएगा, ये जो है वो कोई एज सच मेंशन नहीं है कोर्स में कि ये बच्चों को जो है वो बतानी है कि इनकी अपीयरेंस क्या है एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ही ऑब्सक्योर सी चीज है, तो ये याद रख लीजिएगा, अगर दोबारा कुछ आ जाए तो यू शुड नो दैट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेसिफिक रट्टे वाली चीज है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन या कोई लॉजिक इधर नहीं दी जा सकती। अच्छा, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ द मिक्सचर्स व्हेन ईच रिएक्शन इज कंप्लीट। तो अगर हम मिक्सचर्स के अपीयरेंस को कंपेयर करें व्हेन दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसमें देखो, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स बन रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सो फॉर द केस ऑफ PCl5 हमारे पास क्या होगा? विद PCl5 अ कलरलेस सॉल्यूशन विल बी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिसॉल्व हो गया, तो मेरे पास जो है वो colorless solution will be formed, will be formed।
और अगर मैं सिलिकॉन ये SiCl4 की बात करूं तो मेरे पास वाइट पीपीटी ऑफ SiO2 बनना शुरू हो जाएगा. सो विद SiCl4 a white PPT of SiO2 will also form. ठीक है, या व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी नहीं, व्हाइट पीपीटी कर लेते हैं, लग रहा है एक ही पीपीटी फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो ये आपने इसके आंसर्स लिख दिए. ठीक है, बहुत सिंपल है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सैंड, सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसके व्हाइट पीपीटी आ गए. और ये एसिड्स हैं, ये कंप्लीटली सोल्यूबल होंगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन दे देंगे आपको. ठीक है. अच्छा, some oxides are amphoteric. Describe what is meant by amphoteric. A substance that can behave both as an acid and a base. या फिर ये लिख दो, a substance that can both give an H plus and can both accept an H plus. ठीक है, give भी कर सकते हैं, accept भी कर सकते हैं, क्योंकि एसिड क्या होता है, H plus डोनर होता है, बेस क्या होता है, H plus एक्सेप्टर होता है. आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ अ पीरियड 3 ऑक्साइड दैट इज एम्फोट्रिक. तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके पीरियड 3 का रट्टा अच्छा होना चाहिए. पीरियड 3 में एक ही एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, Al2O3. द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स आर शोन इन टेबल 1.1. तो आपको टेबल 1.1 में डिफरेंट ऑक्साइड्स की मेल्टिंग पॉइंट शोन है. सल्फर डाइऑक्साइड का गिवन है, वाटर का गिवन है, SiO2, Na2 और MgO. राइट. सबसे पहले तो बेटा ये रियलाइज करो कि इन सब में से आपके पास सिंपल कौन कौन से और जायंट कौन कौन से. तो अगर आप देखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड इज सिंपल एंड वाटर इज सिंपल. जब हमारे पास सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं ना बेटा, तो उसमें उनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ी जाती है. whenever we have simple substances we will break the intermolecular forces in them. और जब भी मेरे पास giant substances होंगे, whenever I have giant substances, ठीक है जी, उनमें क्या तोड़ी जाती है, उनमें उनकी केमिकल बॉन्डिंग तोड़ी जाती है. वी ब्रेक देयर केमिकल बॉन्डिंग. तो ये बात याद रखो. अब तुम लोगों ने बस ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो सिंपल वाले, इनमें कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स है जो कि तोड़ी जा रही है, और जो है वो जायंट में कौन सी बॉन्डिंग है जो कि तोड़ी जाएगी. सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड इज लाइक दिस. ठीक है. तो और इसके अंदर हमारे पास लोन पेयर भी होते हैं यहाँ पे. ठीक है जी. तो ये क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड शेप बन जाएगा ऐसा वाला. ठीक है. तो ये क्या होता है, ये पोलर कंपाउंड होता है. सो सिंस दिस इज पोलर, तो हमारे पास इसमें क्या होगी, इसमें हमारे पास परमानेंट डायपोल्स होंगी. पानी के अंदर क्या होती है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो तोड़ी जाएगी. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवलेंट सब्सटेंस, जायंट है, सो देयरफॉर हम इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग तोड़ेंगे. सोडियम ऑक्साइड जायंट है, तो इसमें हम आयनिक बॉन्डिंग तोड़ेंगे. और ये बस सिंपल सा फंडामेंटल है. सिंपल में उनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ी जाती हैं, जायंट में उनकी केमिकल बॉन्डिंग तोड़ी जाती है. अब आपने इन सिंपल में देखना है, ये पोलर था तो परमानेंट डायपोल. अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम होता, अब वो नॉन पोलर है तो उसकी क्या होती है, उसकी इंस्टेंटेनियस डायपोल होती है. राइट. पोलर की परमानेंट डायपोल तोड़ी जाएगी, हाइड्रो और पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी जाएगी क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. बाकी जैसे जायंट कोवलेंट है, जायंट कोवलेंट में कोवलेंट तोड़ा जाएगा. जायंट आयनिक है तो जायंट आयनिक में आयनिक तोड़ा जाएगा. ठीक है. अब क्या लिखा हुआ है, a student suggests the following hypothesis. क्या कहते हैं, the stronger the covalent bond between atoms in non-metal oxides. क्या लिखा हुआ है, the stronger the covalent bond between atoms in non-metal oxides, the higher the melting point. ठीक है. So use table 1.1 to deduce if this hypothesis is true or false. If there is not enough, or if there is not enough information to make a conclusion, explain your answer. अच्छा, कह रहे हैं कि भाई देखो, जितनी स्ट्रांग आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी ना, उनका उतना हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो अब आप ये देखो कि ये बोल रहे हैं कि टेबल 1.1 को इस्तेमाल करो और ये जस्टिफाई करो कि ये इस या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, या इसमें नॉट इनफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसमें जो है वो एक्चुअली हमारे पास नॉट इनफ इंफॉर्मेशन है. क्यों है भाई, क्योंकि भाई देखो, हम कोवलेंट बॉन्डिंग तो सिर्फ इधर ही तोड़ रहे हैं ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में. हम सल्फर डाइऑक्साइड और पानी के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग तो तोड़ ही नहीं रहे, हम तो इनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ रहे हैं. तो हम कंपैरिजन किस बेसिस पे करें, मेरे पास है ही एक वैल्यू जहां पे मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग तोड़ रहा हूँ. मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज होती तो मैं कंक्लूजन करता ना यार, मैं फिर कंपैरिजन करता. लेकिन मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं, एक ही फील्ड है जहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग तोड़ी जा रही है, बाकी तो सब परमानेंट डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक है. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू से नॉट इनफ इंफॉर्मेशन. ठीक है जी. नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ इंफॉर्मेशन as covalent bonds
are only broken in SiO2 and intermolecular forces are broken in your SO2 H2O, SO2 and H2O. So there is not enough information to draw a conclusion. ठीक है, और आपने ये मेंशन करना है, ये SO2 और H2O क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि भाई देखो ये कोवलेंट है, ये दोनों कोवलेंट है, लेकिन हम इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग तोड़ ही नहीं रहे, तो मैं क्या कंपैरिजन करूं जब उनमें वो टूट ही नहीं रही, सिर्फ एक ही जगह टूट रही है, मेरे पास कोई वैल्यू है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो मैं बोलूंगा भाई नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक ही जगह टूट रहा है, राइट। अच्छा, अब क्या आ जाता है हमारे पास सवाल, अ सैंपल ऑफ आयरन कंटेन्स 3 डिफरेंट आइसोटोप्स एंड हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 55.8, ठीक है। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है, इट इज द वेटेड एवरेज मास, द वेटेड एवरेज मास of all naturally occurring isotopes of an element relative to 1/12 the mass of the carbon 12 atom। ठीक है, तो आपके पास इसको डिफाइन करने के और भी तरीके होते हैं, मार्क स्कीम में से देख लेना, बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा और डिफरेंटली भी डिफाइन करते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे जैसे रिलेटिव टू ये नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे रिलेटिव टू द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से कर लेंगे, तो वो आपके पास जो है वो या इस तरह लिख देंगे कि ऑन अ स्केल वेयर वन एटम ऑफ कार्बन 12 हैज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 mu, तो वो डिफरेंट तरीके हैं कि आप रिलेटिव वाली चीज को कैसे लिखें, देख लीजिएगा, एमएस में बहुत सारी जो है वो डिफरेंट तरीकों से दी हुई होती है डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं, बट यस जनरल आइडिया ये होना चाहिए कि इट इज द वेटेड एवरेज मास of all naturally occurring isotopes and then relative to 1/12 the mass of the carbon 12 atom, या relative to carbon 12 in some way आपने जो है वो लिखा हुआ हो इधर, ठीक है। टेबल 2.1 shows the abundances of two of the isotopes present in its sample of iron, तो ये आयरन की जो आइसोटोप्स है उनकी रिलेटिव आइसोटोपिक मास दे रहा है और आपको abundances शो कर रहा है। Use table 2.1 to calculate the relative isotopic mass of the third isotope of iron in the sample, show your working। अच्छा, देखो हमारे पास जो आयरन का AR है वो 55.8 है, और अगर आपको याद हो हम कैसे निकालते हैं इनकी कैलकुलेशन, हम इसकी अबंडेंस लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी अबंडेंस लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट अबंडेंस लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों को एड अप करके बराबर कर देंगे 55.8 के, यानी हम इस बेसिकली AR इस तरह से निकालते हैं, वी मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटीज, ऐड देम टुगेदर, सो वी गेट द AR। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करनी है, अलजेब्रा करनी है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि सबको जो है वो याद आ जाए। सो AR क्या होता है, AR इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय परसेंटेज इनटू मास, इस तरह से आप करते जाते हो हर जो है वो आइसोटोप के लिए, ठीक है, यू विल डू दिस फॉर एवरी आइसोटोप, ठीक है, और बाकी आगे डॉट 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 लगा रहा। अच्छा, अब ये देखो कि यार मेरा जो थर्ड आइसोटोप होगा उसका मेरे पास क्या कहते हैं, हाँ मुझे बेसिकली ये निकालना है ना, मुझे उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास निकालना है। अच्छा, पहले तो ये देखो 6 और 91.9 ये कितना बना रहे हैं, ठीक है जी, इफ आई ऐड 6 एंड 91.9, मैंने अपना कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ, रखना चाहिए था मुझे, एक सेकेंड, आई जस्ट डू इट ऑन द मोबाइल। तो 6 प्लस 91.9 बिकम्स 97.9, तो बेसिकली हमारी टोटल अबंडेंस तो 100% होनी चाहिए ना, तो अगर मैं 100 में से 97.9 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ रहा है कि जो थर्ड आइसोटोप है उसकी अबंडेंस 2.1% है, ठीक है। उसका मास मुझे नहीं पता कि उसका मास उसकी रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या है, आई डोंट नो दैट, एंड इट इज बाउंड टू बी सम फेरम का क्या कहते हैं आइसोटोप, ठीक है, तो मैं बस ऐसी सिंबल लिख रहा हूँ, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मुझे उसका मास निकालना है, तो बहुत आसान है, आपको AR तो दिया हुआ है, आपने 55.8 लिखा, परसेंटेज क्या है पहले वाले की 6% है, मल्टीप्लाई कर दो उसके उसके मास से 53.9, ये कर दिया, फिर परसेंटेज दी हुई दूसरे वाले की 91.9, मल्टीप्लाई कर दो उसको उसके मास से,
ठीक है जी। और तीसरा वाला उसकी 2.1% होगी, बिकॉज ऑल ऑफ द अबंडेंसेस शुड ऐड अप टू 100। और ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके आइसोटोपिक मास से, x से। अब क्या करना है, इस x को सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 56.85 आपको मिल गया। अच्छा, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किस तरह करेंगे, देखो ये दोनों फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक दी हुई है ना, तो आप इसको भी जो है वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक दे दो, 56.9 दे दो। वरना अगर कोई बच्चा 56.85 लिख भी देता तो एएस केमिस्ट्री में इतना मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपकी इसकी वर्किंग आ गई। अब क्या बोला हुआ है, reduce the number of pairs of electrons in the 3D subshell in an iron 2 ion। अच्छा, आयरन 2 की अगर मैं आयन की बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट, बेसिकली आयरन 2 क्या होगा, आयरन 2 होगा Fe2+। ठीक है, Fe2+ आयन होगा। अच्छा, सबसे पहले तो इधर आ जाते हैं, हम ये देख लेते हैं कि यार इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सो इफ वी गो टू द पीरियोडिक टेबल एंड वी लुक एट आयरन, आयरन जो है वो ये रहा आपका। ठीक है, दिस इज योर आयरन। सो क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 1 2 3 4 5 6। तो 4s2 3d6 है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आयरन की बात करूं, इफ आई ओनली टॉक अबाउट आयरन, अगर मैं सिर्फ आयरन की बात करूं तो आयरन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d6। अब क्या है बेटा, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, इफ वी टॉक अबाउट योर Fe2+ का आयन, तो रिमेंबर जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं या हमारे पास चॉइस होती है कि मैं 4s में से निकालूं या 3d में से निकालूं, तो पहले मैं 4s में से निकालूंगा। तो ये जो 2+ है, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन इसमें से गए, मैं वो 4s2 में से निकाल दूंगा। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर दी Fe2+ क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। अच्छा, अब हमने देखना है 3d6 में कितने पेयर हैं। सो यू कैन सी, अगर मैं 3d6 का वो बनाऊं, 1 2 3 4 5, पहले आप एक एक भरते हो बेटा। फर्स्ट यू विल फिल वन वन करके एंड देन यू विल डबल देम, राइट। तो 3d6 ये हो गए 6। तो कितने पेयर आ गए, एक ही पेयर आ रहा है, बाकी सब अलग अलग मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, देयर इज ओनली 1 पेयर। ठीक है, 1 पेयर। तो ये आपके पास इसकी वर्किंग हो गई। फिर क्या बोला हुआ है, स्केच द शेप ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन द शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2। सो लोएस्ट एनर्जी कौन सा होगा 2 में, देखो 2s2 है और 2p6 है, यानी 2s और 2p हो गया। ऑब्वियसली s इज लोअर इन एनर्जी देन p, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने s का ऑर्बिटल यहाँ पे बना दिया, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक स्फेयर होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने इतना कर लिया, आगे चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट टेबल 2.2 टू शो द इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल्स इन वन आयन ऑफ 56 Fe3+। तो 56 Fe3+ में आपसे ये पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मुझे इसका एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, तो मैं जल्दी से पीरियोडिक टेबल में जा रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू सी व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। ठीक है, सो लेट्स गो बैक अप। तो 26 जो है वो मेरे पास इसका एटॉमिक नंबर है। कहाँ गया, ये था ना सवाल। सो द एटॉमिक नंबर इज 26। अब देखो, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होता तो जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसके ऊपर 3+ का चार्ज है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, तो 26 माइनस 3 कर दूंगा तो 23 मेरे पास क्या आ गए, मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और 30 क्या होंगे, देखो प्रोटॉन्स तो नहीं हो सकते ना 30, प्रोटॉन्स तो 26 है। सो यू कैन चेक न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो दिस विल कम आउट टू बी 30। सो आपने यहाँ पे लिख दिया न्यूट्रॉन्स जो है वो मेरे पास 30 आ गए। The atomic radius of iron is 1.26 into 10 power minus 10. Suggest the change in radius, if any, after an iron atom reacts to produce an Fe3+ ion. Explain your answer. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो क्या कहते हैं, ये बताना है कि देखो हमें दिया हुआ एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन, ये बोल रहे हैं कि रेडियस आपका कैसे चेंज करेगा जब एक एटम जो है वो आयरन का वो रिएक्ट करता है और Fe3+ का एक आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, तो जो है वो, अब हम इसको कैसे समझेंगे, देखो हम इसको ऐसे समझेंगे कि यार देखो, जब हम सिर्फ एक Fe की बात कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, राइट। लेकिन जब मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ज्यादा जोर से खींचेगा, इट विल पुल इट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर, मतलब बहुत जोर से अंदर की तरफ खींचेगा, राइट। इट इज गोइंग टू पुल दोज इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं,
inwards because it has a positive charge. Positive attracts negative. And so the valence shell, the outer shell is going to become smaller. ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं. अब मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली करके, बल्कि रहने देता हूं यहाँ पे, मैं इसको प्रॉपरली करके लिख देता हूं. तो क्या लिखूंगा? द रेडियस डिक्रीजेस, the radius decreases as the valence electrons are lost. ठीक है, the radius decreases as the valence electrons are lost. The ion becomes positively charged and there are more protons per electrons. So the remaining electrons are pulled in much more strongly. So radius decreases. ठीक है, तो सिंपल सा रूल है भाई. देखो, हमारे पास जब एक न्यूट्रल एटम होता है ना, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, यानी उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं. तो तकरीबन तकरीबन क्या होता है, तकरीबन तकरीबन ये होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तकरीबन तकरीबन, अगर मैं नेट की बात करूं. ठीक है, ऐसी समझाने के लिए बता रहा हूं. ठीक है, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, अब जाहिर बात है आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास जो है वो आपकी प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो गए. तो अब हो सकता है अब एक प्रोटॉन नहीं, बल्कि समथिंग लाइक 1.2 प्रोटॉन्स आर पुलिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन. So therefore the pull from the nucleus is has become stronger. ठीक है, and so therefore they will be pulled in much more strongly, और therefore आपका रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, so the radius decreases, valence electrons are lost, the ion becomes smaller and there are more protons per electron, the remaining electrons are pulled in much more strongly, so radius decreases. ठीक है, और बाकी इसका एक और रीजन भी आप लोग समझ सकते हो, वो भी मैं आपको, बल्कि मैं रहने देता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ. एक और रीजन क्या होता है, बेसिकली देखो, हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, जैसे देखो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और उसमें जो है वो इतनी सी स्पेस में फॉर एग्जाम्पल 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. तो जाहिर बात होगी ये क्या करेंगे, आपस में रिपल्जन भी करेंगे, दे विल हैव रिपल्जन. लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं, तो देन ऑटोमेटिकली द रिपल्जन इज गोइंग टू डिक्रीज एंड सो दे विल कम क्लोजर टुगेदर. तो ये भी रीजन है कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, तो वो खींच रहे हैं ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स को अंदर. या फिर ये भी रीजन है कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, तो क्योंकि अब आपने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, तो अब कम नेगेटिव चार्जेस हैं, सो दे विल रिपेल लेस स्ट्रांगली एंड सो देयरफॉर वो थोड़ी और कम जगह में फिट इन हो सकते हैं, तो देयरफॉर भी आपका रेडियस डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो ये दो रीजन है आपके पास. अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, C3H6 reacts with HBr gas in an addition reaction. Define addition reaction. Addition reaction is two or more reactants react to form a single product. ठीक है जी, ये एडिशन है. जैसे भाई हम एडिशन करते हैं, 1 को 2 के साथ ऐड करते हैं तो एक चीज आती है ना, तो सिमिलरली ये भी एडिशन ही है. यही होती है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट टुगेदर करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, complete figure 3.1 to show the mechanism for the addition reaction between C3H6 and HBr to produce 2 bromopropane. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. ठीक है, आपके बेटा कोर्स में 4 ही मैकेनिज्म है एएस के. चारों के चारों मैकेनिज्म सही तरह याद करके जाइएगा, क्योंकि वो 3 से 4 मार्क का सवाल दे सकता है मैकेनिज्म को ड्रॉ करने का. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम जो है वो पार्शियल चार्जेस मार्क करते हैं. तो ये डेल्टा प्लस हो जाएगा H, और बी आर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा. ब्रोमीन बदमाशी करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वापसी ले लेगा, and from here the carbons are going to break the double bond and going to accept the बेचारा H plus, जिसको ब्रोमीन ने बदमाशी करके उसके इलेक्ट्रॉन्स ले ली. अब ये हाइड्रोजन किस तरफ जाएगा, यू शुड नो द हाइड्रोजन विल गो टुवर्ड्स दैट साइड दैट हैज गॉट मोर हाइड्रोजन्स ऑलरेडी. ठीक है, तो आपने जो है वो हाइड्रोजन उधर ही ऐड करना है जहां पे पहले से आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे. तो ये आ गया CH3 और ये आ गया H. एक सेकेंड, इसको इस तरह से बना लेते हैं, CH3
और H, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। नीचे जो ब्रोमीन था वो ब्रोमीन नेगेटिव बन जाएगा और उस पर लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। और अब ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर से इस कार्बन को अटैक करेगा। इट्स गोइंग टू अटैक दिस कार्बन, और फिर हमारे पास फाइनली ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर देखिए यहाँ 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो आपने वहां क्यों डाले। बेटा यहाँ पे होता है कि कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये CH3 के हाइड्रोजन है, ये इसके नहीं है हाइड्रोजन। हम ये देख रहे हैं कि इन दो जो डबल बॉन्ड वाली स्पीशी है, इन दोनों में से किस पे ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है। तो इस पे ज्यादा थे, 2 थे इधर, इस पे सिर्फ 1 ही है। सो देयरफॉर मैंने 2 वाले को दे दिया। सही है। Explain why major product of this reaction is 2 bromopropane rather than 1 bromopropane। तो इसका रीजन क्या होता था, इसका रीजन ये होता था कि भाई अभी देखो, अभी जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है वो 2 डिग्री फॉर्म हुआ है ना, क्योंकि इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कार्बोकेटाइन बनाता तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता, विच इज लेस स्टेबल, क्योंकि उस पर लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। सो देयरफॉर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाले रूट के थ्रू ही जाएगा। ठीक है जी, तो हम ये लिख लेते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन is formed via a secondary carbocation which is more stable due to greater positive inductive effect of 2 alkyl groups. 2-bromopropane is formed by a secondary carbocation which is more stable due to greater positive effect of 2 alkyl groups instead of 1 bromopropane, which is formed via a 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर आपको ये सेकेंडरी पूरा नहीं लिखना हो, आप इसकी जगह 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप सबको समझ में आ गया हो, कि देख रहे हो सबको नजर आ रहा हो क्लियरली कि भाई देखो ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, इस पे एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, तो ये 2 डिग्री है। अगर मैं ऐसे नहीं करता, मैं इधर हाइड्रोजन लगाता और इधर पॉजिटिव चार्ज देता, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, बाकी दोनों जगह हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी होता और ये इतना स्टेबल नहीं होता है, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना नहीं होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास रीजन है इसका। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एंड निकल आर एडेड टू अल्कीन एक्स। तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि हम हाइड्रोजन और निकल ऐड कर रहे हैं अल्कीन एक्स को। फिगर 3.2 shows how the concentration of X changes with time। तो आपको concentration with respect to time का ग्राफ दिया हुआ है। use figure 3.2 to identify the limiting reagent in this reaction। explain your answer। तो हमारा limiting reagent क्या होगा, ये देखो, ये किसका ग्राफ है, ये अल्कीन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अल्कीन एक्स और हाइड्रोजन क्या है, ये आपका दोनों रिएक्टेंट्स है ना, दीज आर द 2 रिएक्टेंट्स। अच्छा, ये ऊपर वाला रिएक्शन तो लगता, लेकिन खैर आपको पता होगा कि भाई अल्कीन प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है, आपके पास अल्केन बनता है, और इसमें हम निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो निकल तो कैटलिस्ट है, तो वो तो हम नहीं सोचेंगे फिर उसके बारे में। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा लिमिटिंग है, देखो, अगर अल्कीन लिमिटिंग होता तो वो कंप्लीटली यूज अप हो जाता ना, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो 0 नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, अल्कीन एक्सेस में था, इट इज लेफ्ट ओवर इन दी एंड। राइट, सो वी विल राइट दिस डाउन, हाइड्रोजन गैस इज लिमिटिंग reagent as alkene X was not completely used up and was left over in the end। ठीक है, या फिर इस तरह से सोच लो कि भाई ये एक्सेस में होगा ना, क्योंकि ये रह गया, अगर पीछे रह गई, ये कंप्लीटली यूज अप नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एक्सेस में था, तो जो एक्सेस है वो लिमिटिंग तो नहीं हो सकता, इसका मतलब दूसरा वाला लिमिटिंग हो गया। Use figure 3.2 to describe how the gradient changes as the reaction proceeds। State what this shows about the rate of this reaction। अच्छा, gradient कैसे change कर रहा है, हम सबको पता है, हमारा rate with respect to time करता है, डिक्रीज करता है। तो gradient आप देख सकते हो, पहले बहुत steep gradient आ रहा है,
फिर कम ग्रेडियंट आ रहा है, फिर कम ग्रेडियंट आ रहा है, और इवेंचुअली क्या हो जाता है, आपका जो है वो ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। राइट, सो बेसिकली क्या है, आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट ज्यादा है, फिर यहाँ पे ग्रेडियंट कम हो गया, और यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। सो द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, व्हाई? बिकॉज द स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट्स इज डिक्रीजिंग। राइट, द ग्रेडियंट डिक्रीजेस टू जीरो, and so and this shows that the rate also decreases to zero. ठीक है नी, तो the gradient decreases to zero and this also shows that the rate also decreases to zero। और प्लीज याद रखना कि भाई हमारे पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा रेट होता है। ठीक है, दैट इज दी रेट, यानी इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमारा रेट होता है। और हमेशा 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 क्या होगा, रेट जो है वो जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा तो आपका रेट डिक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन वाई कंटेन्स टू सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन वाई में ये बोला हुआ है कि इसके अंदर दो सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप्स है। ठीक है, देयर आर नो अदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, कोई और फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। Y reacts with an excess of hydrogen gas to produce hexane। तो Y लिखा हुआ है, Y reacts with excess of hydrogen gas to produce hexane। सही है। Use table 3.1 to calculate the enthalpy change per mole of C6H14 produced in this reaction। अच्छा, अब ये देखो कि कैसे पता लगेगा कि रिएक्टेंट क्या था जिसमें हमने हाइड्रोजन रिएक्ट करी तो वो C6H14 बन गया। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, देखो C6H14 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। C6H14 ये होगा, कंप्लीटली सैचुरेटेड हेक्सेन है ये बेसिकली, ठीक है, अल्केन है। अब तुम लोग ये समझो बात को कि भाई इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वाई, उसके अंदर दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ग्रुप से। तो व्हाट आई कैन डू बेटा इज आई जस्ट नीड टू मेक एन अल्कीन ओवर हियर, जिसमें यहां पे किसी भी दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूं ऐसे ही बना देता हूं, मैंने 6 कार्बन पहले बना लिए, 1 2 3 4 5 6, और मैं डबल बॉन्ड क्या ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, मर्जी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारा मकसद है यहाँ पे कि हम दो डबल बॉन्ड ले आए, हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं निकालने को बोल रहे हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता तो फिर और इन्फॉर्मेशन देते कि आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर निकाल ले उस अल्कीन का कि वो कहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिर्फ बॉन्ड्स ही गिनने होंगे और कैलकुलेशन करनी होगी, तो कोई मसले की बात नहीं। सो ये कुछ ऐसा होगा, फिर 1 2 3 ये एक हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। और बाकी हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, मुझे 2H2 चाहिए होगा यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए। राइट, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज C6H10 आई बिलीव, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C6H10 है। और ये क्या है, ये है C6H14। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे। सही है। अच्छा, जब भी हम बॉन्ड एनर्जीज के थ्रू कैलकुलेशन करना चाह रहे होते हैं बेटा, तो मैं आपको हमेशा से कमेंट करूंगा कि ये बना के देख लिया करो कि भाई मेरे पास कि क्या क्या मेरा मेरा मेरे स्ट्रक्चर का बॉन्डिंग क्या है उसके अंदर। यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब क्या करो बेटा, अब ये बॉन्ड्स गिन लो, कैलकुलेट दीज बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स कैसे गिनेंगे, देखो देखो, 1 2, जितने भी CH बॉन्ड है पहले वो गिन लो, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 CH बॉन्ड है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा है, मेरे पास 10 CH बॉन्ड्स है। ठीक है जी, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स कितने, 1 2, 2 C डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स है, सो 2 C डबल बॉन्ड सी। फिर क्या है ये देखो, 1 2 3, 3 सिंगल C बॉन्ड्स है। राइट, सो वी विल राइट 3 सिंगल C बॉन्ड्स। फिर क्या है, और तो कुछ नहीं है इधर, बाकी यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को देखना होगा, तो हाइड्रोजन को भी डॉट डिस्प्लेड कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन H2 क्या होता है, H2 बेसिकली ये होता है, मेरे पास कितने हैं ये, मेरे पास ये दो है। तो कितने HH बॉन्ड्स है, मेरे पास बेसिकली दो HH बॉन्ड्स है। तो मैंने ये भी लिख लिया यहाँ पे, ये मेरे रिएक्टेंट्स के सारे बॉन्ड्स जो भी थे वो यहाँ पे आ गए। आई हैव रिटन दिस डाउन ओवर हियर, दीज आर ऑल ऑफ द रिएक्टेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब
ये क्या बन रहे हैं, ये मेरी प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ आई नीड टू काउंट द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट एंड आई नीड टू राइट देम डाउन। तो प्रोडक्ट में कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5। 5 C सिंगल बॉन्ड सी है, तो वो लिख लेते हैं, 5 C सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, ये आ गया। और बाकी जो है वो हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आई हैव गॉट 14 C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड्स। ठीक है जी, सो आई विल राइट 14 CH। सही है। अब अगर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन। जैसे देखो, ये 10 काट दो, यहाँ पे इसको 4 कर दो। ठीक है जी। अब ये 5 और 3 है, इसको 5 को ये काट दो, 5 - 3 इसको 2 कर दो। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम ये करते हैं, क्योंकि देखो रिएक्टेंट्स में ना बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है, और जब भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो जितने भी रिएक्टेंट्स है ना बेटा, आप उनकी एनर्जीज पॉजिटिव में करके लिखना। तो दो C डबल बॉन्ड सी की पॉजिटिव में करके लिखूंगा, 2 × 610। 2 HH है, HH की मैंने जो है वो 2 × 436, ये पॉजिटिव में लिख दी दोनों। अब मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक होगा, इनकी एनर्जीज को नेगेटिव में करके लिखना। तो सी सिंगल बॉन्ड सी जो दो रह गए हैं उनको नेगेटिव में लिखूंगा, 2 × 350। और 4 × CH क्या हो जाएंगे, CH हो गए 410। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। So 2 × 610 plus 2 × 436 minus 2 × 350 and then minus 4 × 410. So we are getting, this is the delta H and the delta H is working out to be -248. ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ C6H14 निकालना। ठीक है, मुझे बताओ, मैंने जो रिएक्शन लिखा है उसमें कितने मोल्स ऑफ C6H14 फॉर्म हो रहे हैं, एक ही फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आती है जब 1 मोल ऑफ ये फॉर्म होता है। तो ये ऑलरेडी इसके पर मोल में, मुझे फर्दर और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज ही लिख लूंगा यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा ये 2 होते या ये 5 होते, तो जो भी होता आप फिर उससे डिवाइड कर देते। ठीक है, यू वुड हैव जस्ट डिवाइडेड बाय दैट नंबर टू फाइंड आउट कि 1 मोल फॉर्म होने में कितनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ये सिंपल आपका ये बॉन्ड एनर्जीज की भी कैलकुलेशन से हम कैसे करते हैं, ये भी आपका प्रैक्टिस हो गया। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है, हाइड्रोकार्बन Y reacts with H2. Figure 3.3 shows the distribution of energies of hydrogen at temperature T. तो आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एरिया ए रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर टी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से जिनके पास ज्यादा एनर्जी है, ये एरिया आपको वो पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एनोटेट फिगर 3.3 टू शो द इफेक्ट ऑफ एडिंग निकल। तो निकल क्या करता है, यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। What does catalyst do? Catalyst lowers the activation energy. ठीक है जी, तो वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, कम कर देता है। राइट, सो वी विल राइट दिस डाउन, ई ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट या कैटलाइज्ड लिख देते हैं, कैटलाइज्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं आंसर, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं कैसे लेबल करना है, वैसे तो बताया था लेबल कैसे करना है। तो ये हमारे पास आ गया कि भाई जब भी हम निकल कैटलिस्ट ऐड करते हैं बेटा, तो सॉरी, जब भी हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, पीछे आ जाएगी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कारण। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, एरिया बी नॉट लेबल्ड ऑन फिगर 3.3 represents the number of molecules with energy greater than or equal to the activation energy when nickel is added at temperature T। तो अब हमने ये दिखाना है कि भाई अब क्या, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अब क्या वो एरिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उन मॉलिक्यूल्स को जिनके पास एनर्जी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली भाई देखो, सिंपल बात है, जितना भी एक्टिवेशन एनर्जी से आगे का एरिया होता है ना, वो होता है बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बता रहा होता है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, राइट, या उसके इक्वल है। अब जाहिर बात है, जब मैंने एक्टिवेशन एनर्जी पीछे कर दी, तो अब ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स, ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, ये जो है वो मुझे बता रहे हैं कि these are the molecules that have energy greater than or equal to the activation energy when nickel catalyst is added। ठीक है, तो ये सिंपल हमने ये सॉल्व कर दिया इसको। अच्छा, state the difference if any between areas A and B, explain the significance of your answer on the rate of hydrogenation of Y
गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, अच्छा, क्लियरली नजर आ रहा है एरिया बी इज ग्रेटर देन एरिया ए। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन, एरिया बी इज ग्रेटर देन एरिया ए, which means more particles have energies greater than equal to greater than or equal to activation energy. So more collisions will be successful. Collisions will be successful. अरे बाबा क्या हो गया मेरी राइटिंग को, सक्सेसफुल, सो रेट विल बी हायर। सिंपल, ठीक है जी। आपने क्या कर दिया, आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो अब जो पार्टिकल्स थे जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी थी वो ज्यादा हो गई, तो अब नेचुरली पार्टिकल्स कोलाइड तो कर ही रहे होते हैं। अब ये हुआ है कि क्योंकि अब ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है, तो अब ज्यादा कोलिजन सक्सेसफुल होंगी। जब ज्यादा कोलिजन सक्सेसफुल होंगी तो ज्यादा रेट आएगा रिएक्शन का, ज्यादा सक्सेसफुल रिएक्शन होंगे। बिल्कुल वैसे ही है, जब बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए सो देयरफॉर रेट भी ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शंस भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल, आपके पास ये चीज आ गई। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, अल्कीन Z contains two C double bond C bonds. Z reacts with an excess of hot concentrated acidified camenophore to produce only this and this. So that's the structure of Z. अच्छा, इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले आपने एक बात रिकॉल करनी होगी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C में एक साइड पे, मतलब सी डबल बॉन्ड सी यानी दो जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, अगर उसमें से एक कार्बन जो है वो क्या है, उसके ऊपर दो हाइड्रोजन है, तो वो क्या बन जाता है बेटा, वो CO2 प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। अगर आपके पास वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कुछ ऐसा है कि उसके ऊपर कोई यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मीथाइल, और एक जगह हाइड्रोजन मौजूद है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बेटा ये बन जाता है COOH एंड देन CH3। यानी मतलब इधर डबल बॉन्ड से O लग जाएगा और यहाँ पे भी O लग जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है जी। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा डबल बॉन्ड वाला कार्बन मौजूद है जिसके ऊपर दोनों साइड भी क्या है, अल्काइल की ग्रुप से, तो वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसके ऊपर बस C डबल बॉन्ड C उसका टूटेगा और जो है वो क्या बन जाएगा, वो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन, जब हम जो है वो हॉट कॉन्स्टेंट एसिडिफाइड केमिनोफोर को रिएक्ट करते हैं विद अल्कीन्स, तो हमारा डबल बॉन्ड रप्चर कर जाता है। तो ये वही वाली चीज है, ठीक है। ये बॉन्ड रप्चर करेगा, ये वाला कार्बन ये बन जाएगा, ठीक है जी। रप्चर करेगा, ये वाला कार्बन ये बन जाएगा। अब आपको ना ये केसेस याद होनी चाहिए। अगर आपको केसेस याद है तो फिर ये सवाल बहुत आसान है करना। कैसे आसान है, देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि CO2 और H2O बन गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक जो कार्बन था वो लाजिमन क्या था, इट वॉज दिस थिंग, मतलब इट वॉज दिस थिंग डबल बॉन्ड CH2। क्लियरली पता लग रहा है, ठीक है जी। ये वाला कैसे पता लग रहा है, CH3CO CH3, ये पता लग रहा है कि यार ये वाला जो कार्बन होगा ना वो ये होगा, C डबल बॉन्ड C होगा और CH3 होगा और CH3 होगा दोनों साइड पे, क्योंकि जब इसका रप्चर हुआ और ये कीटोन बन गया तो ये वाला कीटोन बन गया, तो इसका मतलब ये शुरू में जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, राइट। इट शुड बी अ डबल बॉन्ड हैविंग अ डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग टू मिथाइल ग्रुप्स ऑन इट, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू डिकंस्ट्रक्ट दिस क्वेश्चन। ये देखो यही चीज थी, मैंने यहाँ पे बना के दिखाई, ये नीचे लिखा हुआ है। बाकी ये देखो हमारे पास एक जो चीज बनी है उसके ऊपर दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा रूल है। रूल क्या है, सॉरी ये नहीं था, इसका जो है ना ये वाला जो बनाया मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसका जो रूल है वो ये कि भाई देखो देखो सिंपल है, ये है ना CH2 है, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि जब एक कार्बन पे एक जगह अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं हम। इसको हम रिवर्स कैसे करेंगे, देखो जो C डबल बॉन्ड O है वहां से ऑक्सीजन हटा दो, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जहां तुमने जबरदस्ती ऑक्सीजन ऐड किया है उसको ऑक्सीजन हटा दो। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं ये करूंगा
मैंने यहां से ये हटाया, ये यहां से डबल बॉन्ड बन रहा होगा किसी और स्पीशी के साथ, ठीक है, मतलब दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा होगा। सिमिलरली ये भी हटा दिया, ये भी आपके पास डबल बॉन्ड बन रहा होगा किसी और चीज के साथ। एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन थे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं ना हमारे पास ऑक्सीडाइज करने पे के एमिनो4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड, तो मैंने वो ऑक्सीजन हटा दी। मैंने ये प्रोसेस क्या कर दी, रिवर्स कर दी। देखो दोबारा से देखो क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन हटाया, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला OH मैंने खुद डाला था ना, ये पहले यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ये O मैंने खुद डाला था, तो मैंने ये ऑक्सीजन डाल दिया, बस वहां पे हाइड्रोजन रहने दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये पता लग गया कि यार देखो, कोई ऐसी चीज है मेरे स्ट्रक्चर में, देयर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देयर इज समथिंग लाइक दिस। इससे आपको ये पता लग रहा है, और इससे जो है वो आपको ये पता लग रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेटा बस इसको कंबाइन टुगेदर करना है। कैसे करेंगे कंबाइन टुगेदर, देखो मैं क्या करूंगा, ये नजर आ रहा है ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला, ठीक है नी, ये कहीं ना कहीं जाके जोड़ रहा होगा। कहां जाके जोड़ होगा, इसको यहां से जोड़ दो, इसको यूं जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड बनाने ना। ठीक है, सो दे दीज टू विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। एंड सिमिलरली ये जो डबल बॉन्ड है, इसको यहां से जाके जोड़ दो। राइट, पता तो है ना तुम लोग, अपने सारे पार्ट्स मिल गए, यू हैव गॉट ऑल ऑफ दीज पार्ट्स नाउ। आपको अपना हर एक पार्ट मिल गया, आपका कौन कौन सा पार्ट था, कौन कौन सा नहीं था। यू फाउंड ऑल ऑफ योर पार्ट्स। तो अब आपने क्या करना है, बस जोड़ना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कनेक्ट कर दो, खत्म। तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब ये देखते हैं, ये वाला कार्बन था, तो मैंने कार्बन बनाया, इसका हाइड्रोजन मैं नीचे बना रहा हूं, क्योंकि मुझे उसको स्ट्रेट चेन में दिखाना, मैं डबल बॉन्ड को स्ट्रेट चेन, हाइड्रोजन मैंने नीचे बना दिया। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ, तो ये इधर कनेक्ट कर दिया। और इस वाले कार्बन में क्या थे, इस वाले कार्बन में 2 CH3 के ग्रुप्स थे, तो मैंने जो है वो इसके ऊपर 2 CH3 के ग्रुप्स बना दिए। सही है। फिर ये वाला जो कार्बन है CH2 लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे CH2 बना दिया। फिर ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन है C डबल बॉन्ड, इस पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कहाँ कनेक्ट कर रहा होगा, इसके साथ कनेक्ट कर रहा होगा, तो उसको CH2 के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो है वो फाइनली ये वाला हाइड्रोजन नीचे करके बना दूंगा यहाँ पे। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, दिस इज दी आंसर। ठीक है, यहाँ पे लेबल भी करता हूँ, ये आंसर है। बाकी सारी मेरी रफ वर्किंग की कोशिश करना कि यहाँ पे नहीं करो रफ वर्किंग, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर है। आपको समझाने के लिए मैंने किया है, आपके पास यहाँ पे ब्लैंक पेजेस होते हैं, तो आप वहां पे जाके इसको रिकॉल कर सकते हो। बहुत सिंपल सा था, बस सिंपली क्या किया मैंने, पहले ना इनको वापस से रिवर्स किया, रिवर्स कर करके ये जो होने थे पहले वो बना लिए, वो बना लिए। अब मैंने क्या कर दिया, बस अब मैंने ज्वाइन कर दिया, जहां जहां डबल बॉन्ड्स है वो मैंने जोड़ दिए, मेरे पास मेरा फाइनल स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अब मेरे पास ये है, प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द रिड्यूसिंग एजेंट Q टू प्रोड्यूस प्रोपनमनॉल, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना हो, तो आई नीड टू यूज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास यहाँ पे LiLH4 इन ड्राई ईथर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपनमनॉल। कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। पहले तो प्रोपनमनॉल लिख लेता हूं यहाँ पे, CH3CH2 CH2OH। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे से जो ऑक्सीजन गायब हुआ है, जो यहाँ नहीं आया है, वो क्या बन रहा होगा, वो पानी बन रहा होगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, जब भी हम ऑक्सीजन को यहाँ से एलिमिनेट करें बस हाइड्रोजन हो, तो वो ज्यादातर पानी की फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, तो कीप दैट इन योर माइंड। अब क्या करना है बेटा, बस ये देख लो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 2 5 है ना, सॉरी 3 2 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। राइट, यहाँ पे कितने, 3 2 5 5 2 7, 7 + 1 8, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। बाकी पानी कितने फॉर्म होंगे, देखो यहाँ का एक ऑक्सीजन तो ये इधर है, दूसरा वाला ऑक्सीजन तुमने एलिमिनेट करके उस पानी में डाल दिया, तो जाहिर बात है कितने ऑक्सीजन होंगे, एक ही ऑक्सीजन होगा, तो एक ही ऑक्सीजन होगा तो एक ही पानी चाहिए मुझे, क्योंकि एक पानी में एक ऑक्सीजन आ जाता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ 6 हाइड्रोजन थे, मुझे मजीद कितने हाइड्रोजन चाहिए, 8 + 2 कितने होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों मिला के 10 हाइड्रोजन होंगे। राइट, सो देयरफॉर आई नीड 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, यानी रिडक्शन जब हो रही होगी तो मुझे 4 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, ताकि मेरा रिएक्शन कंप्लीट है। सिंपल सा रूल है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने देखा यार एक ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, सो देयरफॉर आपने एक पानी बना दिया। ठीक है, एक पानी बना दिया। अब ये देख लो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, काउंटिंग कर लो, काउंटिंग कर ली। यहाँ पे देख लो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख लो कितने हाइड्रोजन है। अब जो भी यहाँ पे कम आ रहे हैं ना, यहाँ पे ज्यादा आ रहे होंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट करके देख लो मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे मेरे यूजिंग यूनिट्स। सिंपल सी आपकी बैलेंसिंग भी हो जाएगी इधर। ठीक है, propanol is converted to compound T in a 3-step synthesis. In step 1, SOCl2 is added to propanol to produce compound T. अच्छा,
प्रोपनवनॉल इज कन्वर्टेड टू कंपाउंड टी इन अ थ्री स्टेप सिंथेसिस। प्रोपनवनॉल को लेते हैं और उसको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन थ्री स्टेप सिंथेसिस। सबसे पहले में क्या करते हैं, SOCl2 ऐड करते हैं। सबको पता है क्या बन जाएगा ये, CH3 CH2 CO, सॉरी प्रोपनवनॉल चाहिए होगा ना, CH3 CH2 CH2 Cl, right? The alcohol converts into a halogen alkane, right? In step 2, E reacts with a suitable reagent to produce butane nitrile. अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इसको ब्यूटेन नाइट्राइल में तब्दील करना हो तो क्या करूंगा, मैं इसको रिएक्ट करूंगा विद NaCN इन इथेनॉल। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह CN आ जाएगा, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन हो गया, और नाइट्राइल का ग्रुप आ गया तो हम इसको ब्यूटेन नाइट्राइल बोल देते हैं। ठीक है जी। तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये CH3 CH2 CH2 CN बन जाएगा। इन स्टेप 3 ब्यूटेन नाइट्राइल इज हीटेड विद NaOH, तो ये क्या होगा, ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव। ठीक है। क्या बोला हुआ है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स इन स्टेप 1। हम क्या कर रहे हैं, हमने अल्कोहल का OH रिप्लेस किया है विद क्लोरीन। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 2, यानी जिसके अंदर हम हैलोजन एल्केन को कन्वर्ट कर रहे हैं आपके ब्यूटेन नाइट्राइल में। तो हम NaCN इन इथेनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या KCN भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ आर ग्रुप 1, मतलब ग्रुप 1 के ये मतलब कह लो सॉल्ट्स हैं, तो ये सोल्यूबल है तो हम इसीलिए ग्रुप 1 का लेते हैं। और इसको हम इथेनॉल में डालेंगे। इथेनॉल में क्यों डालते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि यहाँ पे OH जाके लग जाए। ठीक है, अगर पानी इस्तेमाल करूंगा तो OH जाके स्टिच जाएगा, डोंट वांट दैट। एंड दूसरा मुझे हीट अंडर रिफ्लक्स भी करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल विद NaOH। तो मेरे पास ये क्या हो रही है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो व्हाट विल आई डू इज आई विल परफॉर्म एन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो CH3 CH2 CH2 CN, ये मेरा ब्यूटेन नाइट्राइल आ गया। इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं अंडर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो उसकी इक्वेशन ये होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी जो है वो दोनों रिएक्ट करेंगे। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है, जब भी हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। तो मैंने COONA बना दी, और बाकी क्या बन जाएगा, बाकी जो ये नाइट्रोजन होता है ये आपका अमोनिया की तरह लिबरेट हो जाता है, राइट। जब भी हम अल्कलाइन करेंगे तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगी, और जब भी हम एसिडिक करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, आपका ये CH3 CH2 C था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला ब्यूटेन नाइट्राइल बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, और ब्यूटेनोइक एसिड ने सोडियम के साथ रिएक्ट करके ब्यूटेनोएट आयन बना लिया। ठीक है, और बाकी जो है वो आपके पास आपका अमोनिया गैस की तरह वो रिलीज हो गया, जो भी नाइट्रोजन था वो अमोनिया गैस बन गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एसिडिक होती ना तो बस फिर ये अमोनिया गैस नहीं होती, NH4 प्लस होता और ये COOH होता। ठीक है, ये इस तरीके से जाता आपके पास। अच्छा, अ, अच्छा, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स इन स्टेप 3। तो ऑलरेडी वी नो, मैंने 2-3 दफा बोल भी दिया है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, वहां पे लिखी हुई भी है, और स्पेसिफिकली अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, compounds A, B and C belong to the alcohol homologous series. Each molecule of A, B and C contains 4 saturated carbon atoms. ठीक है, तो ये जो है वो इनके अंदर 4 सैचुरेटेड कार्बन एटम्स हैं, और ये ABC क्या है, ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन इन द सैचुरेटेड कार्बन एटम्स ऑफ ऑल अल्कोहल्स। तो सैचुरेटेड कार्बन, जब भी हमारे पास कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो देयरफॉर ये हमारे पास क्या आ गई, sp3 हो गई। जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जी, व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, दिस इज sp2, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड देन दैट विल बी sp। सही है। आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम सॉलिड is added to separate samples of each alcohol। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस की एफरवेसेंस होती है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH लूं और उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर दूं तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है, तो CH3 CH2 ONA और हाफ H2। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोडियम सॉलिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स।
तो व्हाट यू कैन सी द सोडियम वेंट फ्रॉम जीरो की स्टेट टू +1 की स्टेट। तो खुद क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। सो देयरफॉर इट इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। ठीक है, जीरो से +1 की स्टेट में जा रहा है। Table 4.1 shows the results of two tests on separate samples of A, B and C। तो आपको कंपाउंड ए के साथ जो है वो दिखाया हुआ है, हीट अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो आपके पास क्या हो रहा है, और वार्म विद अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन, उसके साथ क्या हो रहा है। अब देखो, ए को जब हम रिएक्ट करते हैं विद K2Cr2O7 इट रिमेन्स ऑरेंज। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास अल्कोहल्स किस किस किस्म के होते हैं, हमारे पास होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये रिमेन ऑरेंज रह रहा है, रिमेन ऑरेंज रह रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये कि ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये एक ऐसा अल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो जो अल्कोहल्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं होते वो 3 डिग्री होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। सही है, ये हो गया ऑरेंज टू ग्रीन, ये हो गया ऑरेंज टू ग्रीन। तो इसका मतलब या तो ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, ये और सिमिलरली नीचे वाले का भी है। अब देखो, जब हम अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन डाल रहे हैं इसके अंदर, तो नो विजिबल चेंज। क्या मतलब है इसका बात का, इसका मतलब ये कि ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं, राइट, बिकॉज अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन रिएक्ट्स विद 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल्स और मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, क्योंकि अभी अल्कोहल की बात हो रही तो मिथाइल कीटोन की मैं बात नहीं करूंगा। तो हमें ये पता लग गया कि भाई क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं है। अब ये नॉर्मल 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है या नॉर्मल 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, लेकिन 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं हो सकता। और बाकी ये हमें पेल येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये 1 डिग्री नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री होगा। और स्पेसिफिकली कौन सा 2 डिग्री होगा, ये लाजिमन हमारा 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल होगा, राइट। दे आर आस्किंग यू टू रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए के बारे में हमें पता है, इट इज अ टर्शरी अल्कोहल एंड इट इज गोइंग टू हैव 4 सैचुरेटेड कार्बन एटम्स। तो जल्दी से बना लेते हैं, हमारा जो OH होगा जिस कार्बन के ऊपर होगा उसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। टर्शरी तो यही होता है, बाकी आपने बस वेलेंसी कंप्लीट कर दी। तो CH3, CH3 और CH3। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए आ गया, सिंपल। ठीक है, डिड्यूस अ पॉसिबल नेम फॉर बी। अच्छा, बी क्या हो सकता है, देखो बी जो है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है ना। अब देखो इसमें हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। 1 डिग्री की बात करूं तो सबसे आसान आपके लिए होगा कि आप क्या बना दो, आप ब्यूटन मनोल बना दो, राइट। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो आपके पास सबसे आसान क्या है, ब्यूटन मनोल। देखो हमने बोला या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री हमने अल्कोहल बना दिया ब्यूटन मनोल, राइट। सो इट्स इजी कि आप जो है वो यहाँ पे सिंपल जो है वो क्या कर लोगे, ब्यूटन 1 ऑल को चूज कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है फॉर बी। बी के लिए एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आप क्या बनाओ, आप जो है वो ये बना दो। देखो मैं जो हूं उसको इस तरीके से बना दूं, मतलब मैं प्राइमरी अल्कोहल ही बनाऊं और मैं इसको इस पे ब्रांच कर दूं। ठीक है, असल में देखो जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाने जाऊंगा ना 4 कार्बन में, व्हेन आई विल गो टू ड्रॉ अ सेकेंडरी अल्कोहल इन 4 कार्बन्स। तो देखो इफ आई ड्रॉ अ सेकेंडरी अल्कोहल इन 4 कार्बन्स, देन दैट अल्कोहल विल ऑटोमेटिकली बिकम अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब ये कि 4 कार्बन्स में कोई भी ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है जो कि 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल ना हो। सो देयरफॉर बी की जो आइडेंटिटी होगी वो 2 डिग्री अल्कोहल हो ही नहीं सकती, बिकॉज कोई भी 4 कार्बन में 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल ना हो। सो देयरफॉर बी के अंदर हम 2 डिग्री अल्कोहल को फिर बना ही नहीं रहे। तो आपके पास एक और प्राइमरी अल्कोहल जो पॉसिबल है वो यहाँ पे वो ये है कि आप जो है वो प्राइमरी अल्कोहल ही बनाए और एक कार्बन वाले ग्रुप को ब्रांच कर दें। सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ 2 मिथाइल प्रोपनमनॉल। ठीक है, आप वो भी बना सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। So you could have also written 2 methyl propan 1 ऑल। ठीक है, ये दोनों सही है, ये दोनों मेरे पास क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, बी में 2 डिग्री क्यों नहीं बन रहा, वंस अगेन बिकॉज अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल बनाने जाता हूं 4 कार्बन में तो वो हमेशा 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं सी का भी स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। देखो अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल बनाने जा रहा हूं, देखो सी 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 सी, 2 डिग्री कैसे होगा, इधर बनाऊंगा क्योंकि मुझे दो इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप्स चाहिए। तो जब मैंने इसको यहां बना दिया तो देखो
अब जो इसके बराबर वाला कार्बन होगा वो लाजिमन उसमें से एक जो है वो मिथाइल होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। आप ये भी कर सकते हैं, आप OH यहाँ भी बना दे, लेकिन वो सिमेट्रिकल है तो वो वही चीज बन जाएगी दोबारा, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। So there is only one 2-degree alcohol present, and that will always be the 2-degree methyl alcohol in 4 carbons, and that this is known as butane 2-ol। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ब्यूटन 2-ol है। सही है। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या बोला हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन सी इज शोन इन फिगर 5.1। डिड्यूस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी। अच्छा भाई, इसमें काउंटिंग करनी होगी, कुछ भी नहीं करना होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। सो आई हैव गॉट 6 कार्बन। लेट्स राइट दिस डाउन। C6। ठीक है, ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी 6 है। हाइड्रोजन कितने ये देखने पड़ेंगे अब। 1 2 3 4, तो ये सिर्फ सी होगा। 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये भी सिर्फ सी होगा। 1 2 3 4, ये भी सिर्फ सी होगा। 1 2 3, ये CH होगा। 1 2 3, सो ये होगा CH। 1 2, तो ये होगा CH2। राइट। तो और कोई रह तो नहीं गए? नहीं। अब हम इस पे हाइड्रोजन गिन लेते हैं, देखो कितने हो गए हाइड्रोजन। 1 2 3 4 6 7 8। 8 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास टोटल। तो ये हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा C3H4O3। ठीक है, सो दिस विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला, C3H4O3। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है, द मास ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट इन 150 ग्राम्स ऑफ लेमन इज टू बी फाउंड यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो 150 ग्राम्स में जितना विटामिन सी होता है उसका मास निकालेंगे हम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या बोल रहे, all the vitamin C in 150 gram of lemon is extracted and dissolved in water to make a 100 cm cube solution of L। तो ये 150 ग्राम लेमन के एक्सट्रैक्ट से क्या करते हैं, विटामिन सी सारा निकाल के 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन L बना देते हैं। ठीक है, a 25 cm cube sample of solution L is titrated with 5 mole per dm cube iodine। Exactly 36.65 of iodine reacts with 25 cm cube sample of solution L। तो आपको रिएक्शन भी दिया हुआ है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, आपको बोला हुआ है कि आपको कितने टाइटर का वॉल्यूम रिक्वायर्ड था। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ आयोडीन एडेड इन द टाइट्रेशन। तो भाई हमने आयोडीन कितनी ऐड करी वो हम कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। मुझे आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और मुझे आयोडीन की वॉल्यूम भी दी हुई है कि भाई कितना मैंने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेशन इज 5 इंटू 10⁻³ and volume is 36.65 36.65 इंटू 10⁻³ cm क्यूब में ना। तो आपने कैलकुलेट कर लिया इसको, यहाँ पे ये आ गया 1.8325 इंटू 10⁻⁴। तो अब आप इसको क्या लिख दोगे बेटा, यू विल राइट इट टू, आई विल राइट इट टू 3 सिग्निफिकेंट, बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट ये है, ये 4 सिग्निफिकेंट है, तो मैं बस 3 सिग्निफिकेंट लिख रहा हूँ इसको। सो 1.83 इंटू 10⁻⁴। फिर क्या है, use your answer to B1 to calculate the percentage by mass of vitamin C present in 150 gram of lemon। ठीक है, अब देखो आपने क्या निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया कि भाई कितनी आयोडीन रिक्वायर्ड होती है टाइट्रेशन के लिए। अब अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन देखूं तो 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ विटामिन सी। सो देयरफॉर विटामिन सी के कितने मोल्स थे, मोल्स ऑफ विटामिन सी इन 25 cm, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली ये जो हमने टाइट्रेशन करी है वो 25 cm के पोर्शन से करी है। तो अभी जो मैं मोलर रेशियो अप्लाई करूंगा उससे मुझे ये पता लगेगा कि ये विटामिन सी के मेरे पास कितने मोल्स थे 25 cm क्यूब में। ठीक है नी, तो वो मैं निकाल लूंगा। तो वो क्या आ गए, वो आ गए मेरे पास यही आ जाएंगे, बिकॉज 1:1 का रेशियो है ना। तो 1.83 इंटू 10⁻⁵ -5 है ना, -4 है, सॉरी, ये आ गया। अब देखो ये तो 25 cm में प्रेजेंट थे ना भाई, मेरा सारा का सारा विटामिन सी कहा था, मेरा सारा का सारा विटामिन सी 100 cm के सॉल्यूशन में था। तो मुझे उसको 100 तक लेके जाना पड़ेगा, पहले मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा, मैंने 100 cm में से 25 का पोर्शन लिया था। तो अभी मुझे ये निकालना पड़ेगा कि भाई 100 cm में कितने थे। राइट, आई विल नीड टू वर्क दैट आउट। सो मोल्स ऑफ विटामिन सी इन 100 cm, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे पास 25 cm में कितने थे, 25 cm में इतने थे, 1.83 इंटू 10⁻⁴। मुझे ये निकालना है 100 में कितने होंगे।
तो आप यहां से वर्कआउट कर लो, आपके पास 100 में आ जाएंगे 7.32 इंटू 10⁻⁻4। यह आ गया। अब हमने क्या निकालना है, हमें परसेंटेज बाय मास ऑफ विटामिन सी निकालना है ना, तो पहले मुझे विटामिन सी का मास चाहिए होगा। तो विटामिन सी का मास कैसे आएगा बेटा, विटामिन सी का मास आ जाएगा, आपको मोल्स पता लग गए, मास निकालने के लिए क्या करते हो, मोल्स इंटू एम आर करते हो। तो आपने विटामिन सी का मोल्स ले लिए, 7.32 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, ये मोल्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो जो भी हमने विटामिन सी निकाला था ना, वो इस 100 सीएम क्यूब के सोल्यूशन में हमने डाल दिया था। तो यही सारा का सारा जितने भी मोल्स आ रहे हैं, ये उसी मास से आया हूँ। राइट, सो आई डोंट नीड टू डू एनी फर्दर कोई और यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं। तो ये वाले मोल्स ले रहा हूँ, और मुझे एम आर दिया हुआ है मेरे ख्याल से, इसका एम आर दिया हुआ है मुझे इसका, नहीं, दे हैव नॉट गिवन मी द एमआर। तो मुझे एमआर एक्चुअली निकालना पड़ेगा। अच्छा, कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। कार्बन 6 है तो 12 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 8 हाइड्रोजन के लिए, और 6 इंटू 16 कर लोगे ऑक्सीजन के लिए, तो तुम्हारे पास एमआर आ जाएगा। वंस यू डू दिस यू विल गेट द एमआर ऑफ 176। तो आपके पास आपकी मास की वैल्यू आ जाएगी 0.1288। 0.1288 grams of vitamin C are present in 150 grams of lemon। अब मैं आपको बोलूं बेटा, परसेंटेज बाय मास निकाल दो, तो क्या करते हैं, आपने जो निकाला वो लोगे, उसको डिवाइड करोगे बाय टोटल, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सो आपको आपकी परसेंटेज मिल जाएगी 0.0859। ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ऑफ विटामिन सी विद आयोडीन टू प्रोड्यूस एम इज मॉनिटर्ड यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। बोल रहे हैं विटामिन सी का जो रिएक्शन हो रहा है आयोडीन के साथ, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। Table 5.1 indicates the presence of sub-absorptions in the infrared spectrum of vitamin C. Complete table 5.1 to predict which of these absorptions, if any, are present in the infrared spectrum of M। अच्छा, M क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये M है, और ये क्या है, ये सी है, विटामिन सी है। ठीक है। अब देखो ये हमें क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि विटामिन सी में 1500 टू 1680 वाली एब्जॉर्प्शन मौजूद है। 1500 टू 1680 क्या होता है, ये होता है सी डबल बॉन्ड सी। सो दे आर सेइंग द सी डबल बॉन्ड सी इज प्रेजेंट। ठीक है जी। इसके अलावा क्या कह रहे हैं हमें वो, 2850 टू 2950, ये क्या होती है, ये हमें बोल रहे हैं अल्केन वाली प्रेजेंट है। तो ये अल्केन वाली प्रेजेंट है, वो बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, 3200 टू 3650, 3200 to 3650 is the OH of hydroxy। So they're saying OH of hydroxy भी हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये देखो M में क्या क्या होगा प्रेजेंट, देखो सबसे पहले देखते हैं M में C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे विटामिन C में C डबल बॉन्ड C है, M में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि M में ये वाली एब्जॉर्प्शन नहीं आएगी। तो मैं इस रो को खाली छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दो या क्रॉस मार दो। वैसे तो आई डोंट थिंक इन्होंने बोला है कि या क्रॉस मार ही देते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल को खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक, मतलब क्रॉस मार दो या खाली छोड़ दो, एक ही बात है। अब सी एच वाली तो ऑब्वियसली होगी, वो तो हर कंपाउंड में होती है। बिकॉज देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास 1 2 3 यहाँ पे आपके पास सी एच आ रहा है, तो सी एच तो होगा ही होगा, सी एच तो नहीं हटेगी, तो सी एच तो टिक मारनी पड़ेगी। और हाइड्रोक्सी की देख लेते हैं, हाइड्रोक्सी की होगी, ये रहे हमारे पास हाइड्रोक्सीज अभी भी प्रेजेंट है, वी हैव देम प्रेजेंट। सो देयरफॉर जो है वो हाइड्रोक्सी पे भी क्या कर लूंगा, मैं टिक मार लूंगा। सही है। तो ये हाइड्रोक्सी वाली और सी एच वाली मेरे पास अभी भी हो, एंड खत्म। टोटल ओके, टोटल 5 नंबर का ही था। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा पूरा पेपर। समर 25-22 का ये सोल्यूशन हमने कंप्लीटली तौर पे खत्म कर लिया है। ठीक है, सो आई होप समझ में आया हो। अच्छा पेपर है, मजे का पेपर है। ये 2025 वाले पेपर्स लाजिमन कर लेना, बिकॉज दे आर मोस्ट रेलिवेंट टू योर एग्जाम। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू ऑल लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।